हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। आज हमारी इकोनॉमी की फर्स्ट क्लास है। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनको इकोनॉमी समझ नहीं आता है उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सीधे से और सिंपल शब्दों में समझाया गया है। ये उत्तराखंड अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस या फिर यूके ट्रिपल एससी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमी से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अब तो ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं, तो इकोनॉमी आप अच्छे से इसको कवर कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था वैसे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, लेकिन हम इनको एक बेस्ड ऑन ऑनरशिप के आधार पे, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट के आधार पे और बेस्ड ऑन ग्लोबल रिलेशन के आधार पे इनको देखेंगे। अगर बात करें हम नियंत्रण या स्वामित्व के आधार पर, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसे हम मिक्स्ड अर्थ इकोनॉमी कहते हैं। हमारा जो भारत है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझते हैं। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये अपना अधिकतम लाभ कमाने के लिए इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है। ठीक है, इनका लोक कल्याण का कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है इनको। अब इसमें क्या होता है, पूंजीगत अर्थव्यवस्था में इसमें उत्पादन के साधनों पर जो निजी स्वामित्व होता है, ठीक है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज का स्वामित्व होता है। अब उदाहरण की बात करें तो अमेरिका या फिर जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर की समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की। सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो मुख्य उद्देश्य होता है लोक कल्याण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो संसाधनों पर किसका स्वामित्व होता है, सरकार का या समाज का अधिकार होता है। अब जो इसका मुख्य उदाहरण है, जो पहला, जो यूएसआर अभी, जो रशिया है वो पहले यूएसएसआर कहलाता था। तो पूर्व यूएसएसआर जो है, सोवियत संघ जो है, इसका समाजवादी अर्थव्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो निजी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, यानी कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ काम करते हैं। और इसका अगर उदाहरण की बात करें तो भारत इसका उदाहरण है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, यानी कि विकास की अवस्था के आधार पर देखें, तो तीन तरह से है, तीन तरीके की होती है अर्थव्यवस्था। एक विकसित अर्थव्यवस्था जिसे हम डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं, दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्था जिसे हम डेवलपिंग अर्थव्यवस्था कहते हैं, तीसरी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जिसको अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यानी कि डेवलप्ड, यहाँ वर्ड से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो देश डेवलप्ड हो चुका है उसको हम विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो आय होगी वो ज़्यादा होगी, अधिक उच्च होगी, और जीवन स्तर भी यहाँ पर बेहतर होगा। और यहाँ पर अच्छी तकनीक होंगी, जैसे अमेरिका, नॉर्वे या फिर जापान, ये विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें तो डेवलपिंग, यानी कि जो विकास की प्रक्रिया में है, जो कृषि से उद्योगों की ओर बदलाव हो रहा है, वो आएगा विकासशील अर्थव्यवस्था में। हमारा भारत जो है और ब्राजील जो है, विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की, अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड की बात करें तो यहाँ पर तकनीकी और संसाधनों का जो है अभाव होता है और गरीबी अधिक होती है, जैसे नाइजीरिया। तो नाइजीरिया जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आएगा। अब बात करते हैं वैश्विक संबंधों के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन ग्लोबल रिलेशन के आधार पर। तो यहाँ दो तरह से होती है, एक तो खुली अर्थव्यवस्था होती है जिसे ओपन इकोनॉमी कहा जाता है, या फिर बंद अर्थव्यवस्था होती है जिसे क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया जो अन्य देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का व्यापार करती है। जैसे आप ये समझिए, खुली अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात, कोई भी देश आयात निर्यात करेगा तो खुली अर्थव्यवस्था में आएगा। बंद अर्थव्यवस्था क्या है, यहाँ पर बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं होता, आर्थिक रूप से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आयात निर्यात, जो देश आयात निर्यात नहीं करेगा वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी में आएगा, यानी कि जिसका बाहरी दुनिया के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। व्यवहारिक रूप से आज कोई भी पूर्णतः बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बंद अर्थव्यवस्था कौन सी है, क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी है, तो बाहरी दुनिया के साथ उसका कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। यानी कि कोई भी, मतलब इसमें एक क्लोज्ड इकोनॉमी में आयात निर्यात, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये अच्छे से समझ आ गया होगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। पूंजीवादी समझ आ गया होगा, निजी स्वामित्व होता है, इनका जो है उद्देश्य लाभ कमाना है। समाजवादी में समाज का कल्याण करना है। मिश्रित में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ काम करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत जो है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो ध्यान देना है, आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी।
विकसित अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय उच्च होता है, यहाँ पर जीवन स्तर उच्च होता है और यहाँ पर अच्छी तकनीक होती है। विकासशील में जो विकास की प्रक्रिया में है, अल्प विकसित में होगा जो गरीब देश होते हैं, वो अंडर डेवलप्ड आते हैं, ठीक है? खुली अर्थव्यवस्था में, ओपन इकोनॉमी में आयात-निर्यात होता है और बंद इकोनॉमी में बाहरी दुनिया के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, ठीक है? तो ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र की, यानी कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राथमिक सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर, देखिए प्रकृति से सीधे संसाधनों की प्राप्ति होती है, जैसे कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है, वानिकी है। ये सारे के सारे प्राथमिक सेक्टर में आते हैं, तो ये याद रखिएगा, जो प्रकृति से सीधे साधनों की प्राप्ति होती है, जैसे लाइक ऐसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और वानिकी, ठीक है? ये प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। द्वितीय सेक्टर में आएंगे कच्चे माल को तैयार करने में ये कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदलना, यानी कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है, उद्योग, विनिर्माण या निर्माण कार्य, वो सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक अर्थव्यवस्था क्षेत्र में आते हैं। तृतीयक की बात करें तो यहाँ सर्विस सेक्टर तृतीयक में आता है, यानी कि सेवाओं का प्रावधान होता है, लाइक ऐसे जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बैंकिंग है, परिवहन है और पर्यटन है। ध्यान देना, पर्यटन जो होगा वो भी तृतीय में आएगा, ठीक है? एक और सेक्टर होता है चतुर्थ सेक्टर। अभी ये सेक्टर, पहले 3 ही सेक्टर होते थे, अभी 4 और 5 भी हैं। तो जो चतुर्थ सेक्टर है वो ज्ञान और सूचना आधारित सेवाएं होती है, लाइक ऐसे जैसे आईटी है, अनुसंधान है, विकास है, मीडिया है, डेटा सेवाएं हैं, ये चतुर्थ में आते हैं। अगर पंचम की बात करें तो पांचवा सेक्टर कौन सा है? मानवीय एवं कल्याण, सामाजिक कल्याण से जो जुड़ी सेवाएं होती है वो पांचवें सेक्टर में आएंगी, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक प्रशासन, ये पांचवें सेक्टर में आएंगी। विशेषतः यहाँ पर क्या होता है? मानव विकास और कल्याण पर केंद्रित होता है, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव विकास और कल्याण पर केंद्रित कौन सा सेक्टर है, तो पांचवा सेक्टर। सर्विस सेक्टर थर्ड में आएगा, ठीक है? चतुर्थ वाले में, चौथे वाले में आएगा ज्ञान और सूचना, और विनिर्माण जो होगा वो सेकंड में आएगा। कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन, वानिकी, ये पहले में आएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है? अब बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रोस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी, ठीक है? सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें अच्छे से इसको देखिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता है। जीडीपी क्या है? हम देखते हैं ना, ये पॉइंट्स हम हमेशा देखते हैं कि हम भारत की जीडीपी बहुत ऊपर आ गई है, भारत की जीडीपी इतनी पे पहुंच गई है। तो ये जीडीपी वो है, ठीक है? यानी कि हम नेशनल जो इनकम होती है, ठीक है, देश की, किसी देश की, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है? अब क्या होता है, देखिए, जीडीपी जो है किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक निश्चित समय, यानी कि एक वर्ष में, या फिर वित्त वर्ष बोलते हैं, ठीक है, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। अब आप इसको इस तरह से समझिए, जीडीपी का क्या मतलब है? एक भौगोलिक सीमा के अंदर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि अब भारत के अंदर, या तो भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के अंदर, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर, तो हम भारत की बात करेंगे। भारत के अंदर, यानी कि भारत है, ठीक है? अब इसके अंदर जितना भी एक साल में, यानी कि एक वित्त वर्ष में उत्पादित जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यानी कि या जितनी भी इनकम होगी, ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ जीडीपी होगी। अब इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब बाहर से कोई कंपनी आके इंडिया में काम कर रही है, वो जीडीपी में काउंट होगा? बिल्कुल। तो ये पॉइंट याद रखना है। नागरिक और विदेशी, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, नागरिक और विदेशी दोनों द्वारा किया गया उत्पादन शामिल होता है इसमें। यानी कि जीडीपी किसी देश की भौगोलिक सीमा में, जितनी भी किसी देश की भौगोलिक सीमाएं, दे अगर भारत की बात करें तो भारत की भौगोलिक सीमा में, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की भौगोलिक सीमा में, किसी भी देश की एक निश्चित समय में, यानी कि एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी जितनी सारी वस्तुएं, यानी कि वस्तुओं का उत्पादन होगा और सेवाओं के जो कुल मौद्रिक मूल्य होगा, वो इसमें जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भौगोलिक सीमा के भीतर, ठीक है? अब इसमें क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। केवल अंतिम वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं इसमें, ठीक है? मध्यवर्ती वस्तुएं और जो शामिल नहीं होती हैं। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नागरिक और विदेशी दोनों द्वारा किया गया उत्पादन, ठीक है, ये भी। अब इसमें अपक्षय यानी कि डिप्रिसिएशन शामिल होता है। अब जीडीपी की गणना कैसे करते हैं? मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ये ठीक है, ये पूछा जाता है। उत्पादन विधि, सभी क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, सेवा द्वारा जोड़ा गया मूल्य, सारा का सारा ये जो जितना मूल्य है। आय की विधि, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्गम से प्राप्त जो आय है। अब बात करते हैं इसका, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है? तो ये ध्यान देना है, जीडीपी क्या होगी? जीडीपी होगी सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम।
सी क्या है? कंज़प्शन यानी कि कितना उपभोग हो रहा है, परिवार का उपभोग व्यय, ठीक है? आई इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट हो रहा है यानी कि कितना निवेश हुआ है, कितना व्यय हुआ है। जी यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने सरकारी उपभोग व निवेश कितना व्यय किया है। तो ये तीनों ऐड हो जाएँगे प्लस में एक्स माइनस एम का मतलब हो गया एक्स यानी कि एक्सपोर्ट कितना हुआ है और इम्पोर्ट हमने आयात कितना किया है। एक्सपोर्ट में से इन एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस करेंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे तो जीडीपी ये इसका ये फ़ॉर्मूला है तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है? अब व्यय विधि में शामिल नहीं होते, कौन-कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती है व्यय विधि में, यहाँ पर व्यय की बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि गवर्नमेंट के, ठीक है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। मध्यवर्ती वस्तुएँ जो शेयर और बॉन्ड की खरीद है, वो नहीं होती है और हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन और छात्रवृत्ति ये नहीं होता है इसमें, ठीक है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में नहीं आता है और पुरानी वस्तुओं की बिक्री भी इसमें शामिल नहीं होता है। तो ये ध्यान देना है, ठीक है? अब बात करते हैं इसके महत्व की तो राष्ट्रीय आय की गणना का सरल तरीका है, मांग पक्ष को दर्शाता है, आर्थिक नीतियों के विश्लेषण में उपयोगी है। नेशनल इनकम यानी कि अब बात जीडीपी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है? तो जीडीपी क्या है? जीडीपी किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम, ठीक है? तो ये आपको अच्छे से जीडीपी समझ आ गया हो और जीडीपी में ध्यान देना है, जीडीपी में नागरिक और विदेशी दोनों द्वारा उत्पादन शामिल होते हैं। यानी कि कोई बाहर की कंपनी अगर भारत में आके व्यापार कर रही है तो उसके द्वारा जो उत्पादन हो रहा है, जो कुल मतलब जो इनकम हो रही है वो भी इसमें जीडीपी में काउंट होगी। ऐसा नहीं है भारत की कंपनी है तो यहाँ पर काउंट नहीं होगी, ठीक है? वो सॉरी विदेश की कंपनी है तो काउंट नहीं होगी। नागरिक और विदेशी दोनों के काम काउंट होगी, ठीक है? अब बात करते हैं, अब देखिए नेशनल इनकम जो है ना, वो किस पे कैलकुलेट करते हैं? एक तो साधन लागत पर या फिर बाजार लागत। दो महत्वपूर्ण इसमें अवधारणाएं होती है, एक बार ये भी देख लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट और यहाँ पर मार्केट कॉस्ट। उसके बाद हम इसको देखेंगे जो एनडीपी होगा, ठीक है? तो सबसे पहले ये भी पूछ लिया जाता है फैक्टर कॉस्ट क्या है? देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? साधन लागत या कारक लागत किसे कहते हैं? वह लागत होती है जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में लगे कारकों यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भुगतान दी जाती है। सरल शब्दों में कहें तो एक कारखाने के अंदर की जाने वाली कुल लागत जो है वो फैक्टर कॉस्ट होती है। आप ये समझिए, जैसे एक कारखाना है, हमें कोई चेयर बनानी है। अब उस चेयर में क्या-क्या चीज़ लगी, क्या-क्या उत्पादन में जो लगे कारक हैं, उसको जो भुगतान गया है, वो सारा का सारा वो आएगा फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है? अब जैसे भूमि यानी कि किराया भी लगा है, श्रम मज़दूरी भी लगी है, पूँजी ब्याज भी लगा है, फिर उद्यमी यानी कि वहाँ पर लाभ भी लगा है, ठीक है? मतलब कारखाने के अंदर, ठीक है? तो ये फैक्टर कॉस्ट में आएगा। अब इसमें ये ध्यान देना है यहाँ पर इसमें सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होता है और ना ही सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट में ध्यान देना है, फैक्टर कॉस्ट में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जीएसटी वगैरह लग रहा है या फिर कोई सब्सिडी घटाई जाती है वो इसमें शामिल नहीं होती है। तो फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्योंकि अभी आप ये समझिए फैक्टर कॉस्ट क्या है? उत्पादन यानी कि फैक्टर यानी कि कारखाने के अंदर जो कुल लागत है, अब ये मार्केट में नहीं नहीं गया है। जब मार्केट में जाएगा तो उसके ऊपर जीएसटी वगैरह लगेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो साधारण लागत है या कारक लागत है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल होता है? तो नहीं होता है। तो ध्यान देना है, जो अप्रत्यक्ष कर लाइक एज़ अ जीएसटी है या सब्सिडी है वो फैक्टर कॉस्ट में शामिल नहीं होता है। अब बात करते हैं बाजार की, बाजार लागत यानी कि मार्केट प्राइस की। तो जो कोई वस्तु बाजार में उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है, यानी कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं, अभी आपने चेयर देखी थी तो वो मार्केट में आती है। तो मार्केट में जब वो खरीदी जाएगी, जो उपभोक्ता उसको उसका जो पैसा देगा उसको हम मार्केट प्राइस कहेंगे, ठीक है? अब मार्केट प्राइस में क्या है, जब कोई वस्तु कारखाने यानी कि फैक्टर कॉस्ट कॉस्ट से निकल कर बाजार में आती है तो सरकार द्वारा उस पर टैक्स लगता है और कुछ सब्सिडी छूट भी दी जाती है। तो ध्यान देना है यहाँ पर जो अप्रत्यक्ष कर है लाइक एज ए जीएसटी या सब्सिडी घटाई जाती है तो वो फैक्टर मार्केट कॉस्ट में जाती है, ठीक है? फैक्टर कॉस्ट में नहीं जाती। तो मार्केट कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो आएंगे, ठीक है? अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट कॉस्ट में। अब फैक्टर कॉस्ट जो है उत्पादक यानी कि जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके नज़रिए से उसमें जो लागत हो रही है। अब उपभोक्ता के नज़रिए से देखा जाता है, दोनों का दृष्टिकोण देखें तो फैक्टर कॉस्ट में हमें किसको भुगतान करना पड़ता है? जो उसके उत्पादक, ठीक है? और यहाँ पर उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, ठीक है? अब इसमें जीएसटी शामिल नहीं होता है, इसमें जीएसटी शामिल होता है। अब इसका प्रभाव नहीं जुड़ता उत्पादन में वास्तविक जानने
सब्सिडी, इसमें सब्सिडी नहीं होती है, जो फैक्टर कॉस्ट है इसमें सब्सिडी नहीं होती है, लेकिन इसमें सब्सिडी होती है, ठीक है? मार्केट प्राइस में सब्सिडी होती है, देश में वस्तुओं की वर्तमान कीमत के जानने के लिए, ठीक है? अब सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गया होगा कि इसमें जीएसटी शामिल होता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता है और मार्केट कॉस्ट में होता है, ठीक है? अब बात करते हैं एनडीपी की। एनडीपी यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? अब देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो हमें अपने हमने अभी जीडीपी निकाला था। जीडीपी हमने क्या निकाला था? किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में या एक वित्त वर्ष में अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के कुल जो मूल्य होता है उसे जीडीपी कहा जाता है। अब जीडीपी में से जो डेप्रिसिएशन होगा घटाने पर, यानी कि अपक्षय या घिसावट या फिर मूल्यह्रास हम करेंगे, तो उसको हम एनडीपी कहेंगे। एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद कहेंगे, ठीक है? एनडीपी क्या होगा? जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है किसी भी पूंजी जो संपत्ति है, आप ये समझिए कि अगर कोई मशीन है, ठीक है? अब मशीन है, मशीन खराब भी होगी, तो उसमें जो पूंजी संपत्ति यानी कि मूल्य, डेप्रिसिएशन में मूल्यह्रास है वह जो किसी स्थायी पूंजी संपत्ति जैसे मशीन है, भवन है, उपकरण आदि में उपयोग समय, घिसावट और तकनीकी अप्रचलन के कारण होता है। तो इसमें ये सारे के सारे जो है, इसमें जो कॉस्ट माइनस हो जाएगी, ठीक है? डेप्रिसिएशन में। मशीन है तो मशीन भी क्या है कि भई उसको खराब भी होगी या सही कराना पड़ेगा, भवन है टूट-फूट भी होगा, उपकरण है सही करा, कुछ उपकरण नए पुराने हो गए हैं उसे सही करना, ये सारी चीज़ें। तो ये जो पूंजी संपत्ति है, स्थायी पूंजी संपत्ति है, ये इसमें से माइनस होगी तो डेप्रिसिएशन वो होता है, ठीक है? तो ये जीडीपी में से माइनस होगा तो हम उसे एनडीपी कहेंगे, ठीक है? अब निरंतर मुख्य कारण क्या है? निरंतर उपयोग डेप्रिसिएशन के हैं। निरंतर आप निरंतर उपयोग कर रहे हो, समय का भी प्रभाव हो रहा है, तकनीकी भी परिवर्तन हो रहा है, प्राकृतिक क्षति भी हो रही है, ठीक है? ये आएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है? मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा डेप्रिसिएशन क्या होता है। एनडीपी क्या है? जीडीपी में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को तो हमारा एनडीपी आएगा, ठीक है? अब बात करते हैं एन एन जीएनपी की। जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है? यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? राष्ट्रीय आय की गणना का एक विस्तृत पैमाना है। अब इसमें जीडीपी देश की सीमा पर ध्यान केंद्रित करती है, वहीं जीएनपी देश के नागरिकों की आय पर ध्यान देता है। अब इसमें आप इसको इस तरह से समझिए, एक निश्चित समय में या फिर एक वित्त वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं, ठीक है? अब ये आप इस तरह से समझिए, हमने जीडीपी समझा था। जीडीपी था एक भौगोलिक सीमा के अंदर, अगर भारत है तो भारत के अंदर अगर विदेशी कंपनी भी आके व्यापार कर रही है तो वो भी काउंट होगा, नागरिक है वो भी काउंट होगा, वो जीडीपी में आएगा। जीएनपी में ध्यान देना है, यहाँ पर सामान्य उस देश के सामान्य निवासी, अगर सामान्य निवासी का मतलब है ये, अगर भारत की बात कर रहे हैं, भारत का कोई आदमी, कोई निवासी है, बाहर कंपनी में जाके काम कर रहा है, तो उसकी भी आय यहाँ पर काउंट होगी। यानी कि जो देश के अंदर हो या बाहर हो, विदेश में काम कर रहे हैं, तो उनकी जो आय होगी वो सारी काउंट होगी, वो जीएनपी में आएगा। ठीक है? दोनों में डिफरेंसेस ध्यान देना है। जीडीपी में क्या है? जीडीपी में भौगोलिक सीमा के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है? चाहे वो बाहर से आके काम कर रहे हैं, वो भी काउंट होगी। लेकिन जीएनपी में सामान्य निवासियों की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर भारत की बात करें, भारत के निवासियों की बात कर रहे हैं, वो भारत के निवासी चाहे भारत के अंदर काम कर रहे हो या भारत से बाहर जाके कहीं काम कर रहे हो, उनकी आय भी इसमें शामिल होगी, वो जीएनपी में होगी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में काम करे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में होगा। मेरे ख्याल से अच्छे से इसको समझ आ गया होगा। इसमें देश के भीतर और विदेश में रहने वाले उस देश के नागरिकों की आय शामिल होती है, लेकिन देश के भीतर रहने वाले विदेशी नागरिकों को हटा दिया जाता है। विदेशी नागरिकों की, अभी तक हम बाहर से आगे हुए काम कर रहे थे इंडिया के अंदर, तो वो भी ऐड कर रहे थे जीडीपी में, लेकिन जीएनपी में सिर्फ देश वाले काम अकाउंट करेंगे। जो हमारे भारत के अंदर विदेशी आके काम कर रहे हैं, तो उनकी यहाँ पर आय काउंट नहीं होगी, ये माइनस कर दी जाएगी, ठीक है? जीएनपी के फॉर्मूले की बात करें तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआई ए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है? यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब हो गया भारतीय द्वारा विदेशों से अर्जित आय, जो बाहर जाके काम कर रहे हैं उनकी आय,
में माइनस हो जाएगा जो विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। जो बाहर से आके हमारे भारत के अंदर काम कर रहे होंगे वो माइनस हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें ये ध्यान देना है। जीएनपी में इक्वल होगा जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय है माइनस करेंगे विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय से। ठीक है? ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होगी। ठीक है? अब मेरे ख्याल से ये जीडीपी और जीएनपी दोनों समझ आ गया होगा। जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखिए दे इसमें क्या होता है, जीडीपी में भौगोलिक सीमा के भीतर की बात करते हैं और जीएनपी में नागरिकता की बात की जाती है। यहाँ पर तो स्थान और सीमा की बात कर रहे हैं, जीएनपी में नागरिकता की बात की जाती है, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन, चाहे वो देश के अंदर हो रहा हो या बाहर हो रहा हो। ठीक है? अब इसमें कौन उत्पादन करता है, इसमें नागरिक और विदेशी दोनों देश के अंदर करते हैं और यहाँ केवल देश के वासी करते हैं, चाहे देश में हो विदेशी हो। यहाँ देश के नागरिक कर रहे हैं और यहाँ नागरिक और विदेशी दोनों देश के अंदर, हमारे देश के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है? या कहीं की भी बात कर रहे हैं। विदेशी आय की बात करें, देशों से अर्जित आय शामिल नहीं होती है इसमें, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय एनएफआईए शामिल होता है। मेरे ख्याल से अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। कुछ की जो हाइलाइट्स की पॉइंट्स हैं वो भी हैं। प्रेक्षण जो है भारत जैसे देशों के लिए जीएनपी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बहुत से नागरिक विदेशों में काम करते हैं और बाहर से पैसा भेजते हैं। प्रेक्षण जो प्रेषण है वो होता है कि हमारे जो भारत के नागरिक हैं वो विदेशों में काम करते हैं, वहाँ से पैसा भेजते हैं, उसे ही कहा जाता है। जो क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि बंद इकोनॉमी है, यदि किसी देश की बाहरी जो व्यापार है, अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ा था। क्लोज्ड इकोनॉमी में आयात निर्यात नहीं होगा, यानी कि कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं। तो उसमें क्या होगा, आपका जो एनएफआईए होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो उस देश की जीडीपी और जीएनपी बराबर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर एक क्लोज्ड इकोनॉमी है तो जीडीपी और जीएनपी क्या होगा, तो जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। आर्थिक स्वास्थ्य की बात करें, यदि किसी देश का जीएनपी ज़्यादा होगा जीडीपी से, तो इसका मतलब हुआ उसके उसके जो नागरिक हैं विदेशों से अधिक कमा रहे हैं, क्योंकि जीएनपी में विदेशों की आय काउंट होती है ना, इसलिए। ठीक है? तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा। अब एनएनपी की बात करें, अभी हमने एनडीपी देखा था। एनडीपी क्या क्या था, डिप्रिसिएशन माइनस हो रहा था जीडीपी से। अब यहाँ पर एनएनपी में क्या होगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय, यहाँ से जीएनपी से माइनस हो जाएगा डिप्रिसिएशन। ठीक है? इसमें जो राष्ट्रीय आय लेखांकन का सबसे शुद्ध पैमाना माना जाता है, यह वह मूल्य है जो किसी देश की आय का वास्तविक हिस्सा होता है। एनएनपी यानी कि जीएनपी में से मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन या मशीनों के टूट फूट की लागत को घटा दिया जाता है, जो शेष बचता है उसे एनएनपी बोलते हैं। ठीक है? मूल्यह्रास क्या है, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मशीनों, उपकरणों और भवनों के मूल्य में जो कमी आती है उसे ही मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है? जो मशीनों में, उपकरणों या भवनों के मूल्य में जो कमी आती है उसे कहा जाता है। सूत्र की बात करें एनएनपी की, तो जीडीपी में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है? अब बात करते हैं एनएनपी और नेशनल आय, नेशनल इनकम की बात करें तो अर्थशास्त्र में साधन जो लागत है, फैक्टर कॉस्ट हमने बताया था। फैक्टर कॉस्ट क्या था, जो कारखानों में लग की गई जो भुगतान है वो है। ठीक है? फैक्टर कॉस्ट पर निकाले गए एनएनपी को ही वास्तविक आय जो कहा जाता है। तो आपसे एक पूछ लिया जाता है कि जो एनएनपी को ही, जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम किसे कहा जाता है, एनएनपी को ही कहा जाता है। ठीक है? साधारण लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर। तो ध्यान देना है, नेशनल इनकम इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है? इसे निकालने के लिए बाजार मूल्य वाले एनएनपी में से अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। ठीक है? अब बात करते हैं जीएनपी और एनएनपी में भी डिफरेंसेस देख लेते हैं। अब इसमें जीएनपी में क्या होगा, कुल उत्पाद को दर्शाता है। एनएनपी में क्या होगा, वह वार्षिक उत्पादन, मतलब इसमें टूट फूट घाट जो ये सब घटा दिया जाता है। ठीक है? अब एन जीएनपी में क्या है, अर्थव्यवस्था की एक मोटी तस्वीर देता है यह, और एनएनपी क्या है, ये अर्थव्यवस्था का अधिक सटीक और शुद्ध माप देता है, क्योंकि ये डिप्रिसिएशन माइनस हो जाता है ना एनएनपी में। एनएनपी का मतलब क्या है, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है? इसमें मूल्य का ह्रास शामिल होता है, इसमें मूल्य ह्रास को हटा दिया जाता है। ठीक है? अब कुछ हिस्ट्री है स्वतंत्रता काल में जो है, प्री इंडिपेंडेंट में देखते हैं। इसमें स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सरकारी संस्था नहीं थी, कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने इसकी गणना की थी। ठीक है? अब बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की। तो दादा भाई नौरोजी जो है, भारत में राष्ट्रीय आय के की गणना का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का जनक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी है। इनकी एक पुस्तक भी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है।
ठीक है? इतना ये आगे याद करने की ज़रूरत नहीं है ये सब, ठीक है? एक धन का निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन थ्योरी भी किसकी दी जाती है? ड्रेन थ्योरी जो है दादा भाई नौरोजी की है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आपने। हाँ, ये और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव की एक ये इन्होंने ये पहला वैज्ञानिक प्रयास था इन्होंने, अर्थव्यवस्था को कृषि और कॉर्पोरेट जैसे क्षेत्रों में विभाजित किया था। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा की। तो राष्ट्रीय आय समिति 1949 में अगस्त 1949 में पीसी महाल नोबिस की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ था, ये याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है? और डॉक्टर डी.आर. गाडगिल और डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव इसके सदस्य थे। सीएसओ की स्थापना 1959, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में, ठीक है? अब वर्तमान में जो है एनएसओ है, एनएसओ की स्थापना कब हुई थी? मई 2019 में, ये भी पूछा जाता है। और सीएसओ और एनएसएसओ को दोनों को मिलाकर एनएसओ बनाया गया था, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूछ लिया जाता है कि वर्तमान जो आधार है वो क्या है? 2011-12 चल रहा है, जनवरी 2015 से, ठीक है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन विधि प्रोडक्ट मेथड और आय विधि इनकम मेथड को मिश्रित प्रयोग किया जाता है। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एक तो ये याद रखना है कि 2011-12 इसका जो है बेस ईयर है। दूसरा, आपने एनएसओ कब बना है? मई 2019। सीएसओ की स्थापना 1959 और राष्ट्रीय आय समिति 1949 अगस्त, और किसके अध्यक्षता में? पीसी महाल नोबिस की अध्यक्षता में थी, ठीक है? अब ये याद रखना है कि इसमें दादा भाई नौरोजी जो है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का जनक थे, और पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इनकी द्वारा पुस्तक धन के निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने दी थी। जीएनपी आपको समझ आ गया होगा। जीएनपी क्या है? जीएनपी यानी कि किसी देश के अंदर, मतलब किसी भी मतलब देश के अंदर जो है किसी किसी भी देश के नागरिकों द्वारा जो उत्पादित जो इनकम होगी वो होगी, ठीक है? देश के नागरिकों द्वारा, और किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर जो होगी वो जीडीपी होगी। तो ये दोनों आपने याद रखना है, ठीक है? एनडीपी जो था, एनडीपी था जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है? एनएनपी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है? और जीडीपी का हमने सूत्र भी देखा था, जीडीपी याद रखना है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है? और यहाँ हमने सारे के सारे क्षेत्र भी देख लिए थे। पंचम वाला जो था वो था मानवीय और एवं सामाजिक कल्याण से जुड़ी। चौथे वाला था ज्ञान और सूचना आधारित सेवाएं। तृतीयक जो थर्ड है, तृतीयक सेवाओं का प्रावधान है। जो द्वितीय है वो कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदलना, यानी कि विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग वाला आएगा इसमें। और प्राथमिक जो है वो प्रकृति से सीधे संसाधन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और वानिकी, ठीक है? ये इकोनॉमी भी हम पूरी पढ़ चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।